Hello everyone, and welcome to our channel, Tutor Dollar. In this video, we're here to provide you with valuable information and insights. Whether you're a student, a professional, or simply someone who wants to expand their knowledge, we're here to help. So sit back, relax, and let's dive in. Introducing some topics of basic electrical engineering. Our expert will guide you through the topics of DC circuits, AC circuits, transformers, electrical machines, power converters, and electrical installations. क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि ड्रॉ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट एंड डिस्कस द इफेक्ट ऑफ वेरिंग फ्रीक्वेंसी ओवर वाइड रेंज अपॉन सर्किट पैरामीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इसका ड्रॉ करना है, किसका, सीरीज आरएलसी सर्किट का। और हमने देखना है कि कैसे कैसे हमारा जो रेजिस्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, नेट रिएक्टेंस है, इम्पिडेंस है, करंट है और पावर फैक्टर कैसे हमारा वेरी करता है, यानी चेंज करता है जब हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसका आरएलसी सर्किट ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो हमने आरएलसी सर्किट ड्रॉ करने के लिए एक वोल्टेज सप्लाई लिया, एक फ्रीक्वेंसी ली, कोई ओमेगा फ्रीक्वेंसी, उसके साथ फिर हमने रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट कर दी, मतलब एक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की एक सर्किट डायग्राम और इसमें करंट एक फ्लो करवा दिया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको सबसे पहले उसका एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि आपको कर्व बनाना है, यानी कोई ग्राफ बनाना है, उसके लिए आपको वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हमारा इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि एक्स कोऑर्डिनेट होना क्या चाहिए। अब 5 सेकंड बस सोचिए कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट होना क्या चाहिए, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, यानी हमें जो वेरिएबल क्वांटिटी है वो फ्रीक्वेंसी है, यानी हम उसको कहाँ पे लेंगे, एक्स एक्सिस पे लेंगे। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे और हम जो वाई एक्सिस पे जो हमारा पार्ट आएगा वो जिसे हम देखना चाहते हैं, यानी हम रेजिस्टेंस को देखना चाहते हैं कैसे वेरी करेगा, इंडक्टेंस को। ठीक है, वो हमारा वाई एक्सिस पे होगा। ठीक है, अब आपके पास ये सर्किट है और आपको ग्राफ बनाना है, आपको पता है कि y में क्या होना है, x में क्या होना है। ठीक है, अब उसके लिए क्या चाहिए, आपको उन दोनों बीच का एक रिलेशन चाहिए, यानी उन दोनों के बीच का एक इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो हम पहले शुरू में सबसे पहले सर्किट बनाएंगे, फिर उन दोनों के बीच का जो रिलेशन जो है उसको करने के लिए हमें एक इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, इक्वेशन लिखने के लिए हम केवीएल लगाएंगे, फिर उससे उस पैरामीटर, यानी जो एक्स एक्सिस का पैरामीटर है और वाई एक्सिस का पैरामीटर को हम फोकस करेंगे और बाकी को कांस्टेंट बनाएंगे। इस टाइप से हम करेंगे। ठीक है, और उसके हिसाब से हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ठीक है, फिर चलते हैं ओके। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज अ प्लॉट ऑफ करंट विथ वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट को देखेंगे कैसे वेरी करता है जब हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे। ठीक है, तो करंट और फ्रीक्वेंसी का फिर हमें चाहिए होगा रिलेशन। ठीक है, तो कहाँ से मिलेगा, चलो हम पहले क्या करते हैं, इसमें केवीएल लगा देते हैं। ठीक है, केवीएल लगाया तो क्या आ गया, V इक्वल टू आई आर प्लस आई प्लस जे आई एक्स एल माइनस आई माइनस जे एक्स सी। ठीक है, ये तो आपने पढ़ाई होगा क्लास 11 12 और पहले भी मैंने वीडियो में बता रखा है ये कैसे मतलब जो हमारा जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो जे एक्स एल होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो जे माइनस जे एक्स सी होता है। ठीक है, अब हमारा करंट की इक्वेशन आ गई, I इक्वल टू वी अपॉन आर प्लस जे एक्स एल माइनस एक्स सी। ठीक है, अब इसमें एक्सएल क्या होता है, 2 पाई एफ इंटू एल, इसको हम ओमेगा एल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम ग्राफ में बेसिकली हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में हम ओमेगा लेंगे और वाई एक्सिस में हम करंट लेंगे। ठीक है, और एक्स सी की वैल्यू क्या होती है, एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, वेर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। ठीक है, अब हमने इसका इक्वेशन फिर से इसको करके सिंप्लीफाई करके हमने लिख लिया ताकि फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में हमारे डिनोमिनेटर आ जाए। तो करंट क्या आ गया, ये मॉडुलस ऑफ आई है, यानी ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ आई इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन इम्पिडेंस, यानी रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सोच रहे होंगे रूट अंडर कैसे आ गया, ये हमने इसका जब हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो इम्पिडेंस का भी मैग्नीट्यूड, देखिए ये जो टर्म है कि मैग्नीट्यूड नहीं है, मतलब मैग्नीट्यूड के टर्म में नहीं है, ये हमारा रियल प्लस इमेजिनरी के टर्म्स में है। ठीक है, तो अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो बेसिकली हम मैग्नीट्यूड ही प्लॉट करेंगे, क्योंकि हम उसमें किसी भी एक ग्राफ में हम मैग्नीट्यूड देख पाएंगे या फिर किसी एक ग्राफ में बस एंगल देख पाएंगे। तो इसलिए अगर हमें मैग्नीट्यूड देखना है तो हमें पूरा मैग्नीट्यूड ही लेना होगा उसका, इसलिए मैग्नीट्यूड
इसका क्या होगा, क्योंकि z होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वही चीज हमने किया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा एक्स टर्म है, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का स्क्वायर। ठीक है, अब मेन बात आती है कि जब हमारा ओमेगा एल और ओमेगा 1/ओमेगा सी बराबर हो जाए, यानी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है और जो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है आपस में जब इक्वल होते हैं, फिर उस कंडीशन को बोलते हैं हम रेजोनेंट कंडीशन। उस केस में हमारा जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा। क्यों मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये वाला टर्म आपका जीरो हो गया, तुम्हारा बस ये पार्ट बच गया, यानी उस समय जो हमारा सर्किट होगा वो प्योरली रेसिस्टिव होगा और करंट जो होगा वो हमारा मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो वही चीज है कि जब हम ओमेगा एल इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी हो जाए, फिर वो रेजोनेंट सर्किट बन जाता है। ठीक है, फिर हमने ओमेगा को इससे मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। तो वो जो फ्रीक्वेंसी होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, उसकी वैल्यू क्या होती है 1/√LC। ठीक है, अब ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है किसी भी सर्किट में, मतलब किसी भी सीरीज RLC सर्किट में अगर आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, तो उस सर्किट का जो इंडक्टेंस है उसकी जो वैल्यू मल्टीप्लाई करें आप कैपेसिटेंस की वैल्यू, उसका रूट अंडर लें, वो अपॉन 1/√LC आप करें, तो उससे आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी उस सर्किट की। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कि हमें काफी सारे ग्राफ बनाने हैं, कि उसके लिए हमें Z चाहिए होगा, XL चाहिए होगा, करंट चाहिए होगा। ठीक है, तो ये करंट का इक्वेशन आ गया। ठीक है, इससे हम एक ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, इससे हम ये वाला ग्राफ बनाते हैं, ये वाला, ये जो है करंट और ओमेगा का जैसे जैसे वेरी कर रहे हैं। ठीक है, अब है कि रेजोनेंट कंडीशन हमें मिल गया, यानी ये है हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इस कंडीशन में हमारा जो मैक्सिमम करंट होगा। ठीक है, अब फिर हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी को हम डिक्रीज करेंगे रेजोनेंट कंडीशन से और फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे रेजोनेंट कंडीशन से, फिर हम देखेंगे कि कैसे उसका सर्किट का बिहेवियर होता है। ठीक है, तो केस 1 हमने डील किया कि जो हमारा ओमेगा जो है वो लेस देन है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से। तो अगर हमारा जो फ्रीक्वेंसी जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो अगर रेजोनेंट कंडीशन से कम है, उस केस में हमारा जो XC की वैल्यू हो जाएगी वो ग्रेटर देन होगी XL से। क्यों होगी, क्योंकि 1/ओमेगा सी है। अगर हम इसकी 0.001 ले लें वैल्यू, ये काफी ज्यादा वैल्यू हो जाएगी इसकी 1/ओमेगा सी की। ठीक है, क्योंकि हम डिनोमिनेटर पार्ट को अगर काफी छोटा कर दें तो जो नेट ये वाला पार्ट होगा वो काफी बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमारा जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से जो कम जो फ्रीक्वेंसीज हम अगर अप्लाई करते हैं, उस केस में हमारा जो सर्किट वो होगा कैपेसिटिव की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, वही चीज लिखा है, तो सर्किट विल बिहेव एज कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, उसमें क्या होगा, XC हमारा ग्रेटर देन किससे होगा, XL से होगा। ठीक है, केस 2 ये हम लेते हैं कि हमारा जो ओमेगा जो है, ठीक है, हम जो फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रहे हैं वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से अगर ज्यादा है तो यानी जो XL जो होगा वो हमारा डोमिनेट करेगा XC से, तो XL माइनस XC की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी और हमारा जो सर्किट जो होगा वो इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब हमने इतनी बार जान ली, हमने केस 1 केस 2 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जान ली, हमने मैक्सिमम करंट पता चल गया इतना होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या किया, एक्स एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी को प्लॉट किया, क्योंकि हम इसको वेरी करना चाहते हैं और हमें क्या देखना है, हमें करंट देखना है, तो हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया। उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आई रेजोनेंट कंडीशन पे, वाई क्या इसकी वैल्यू होगी मैक्सिमम, वी बाई आर होगी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि हम कोई एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को ओमेगा नॉट से हमने इसको पुट कर दिया और फिर हमने ग्राफ प्लॉट किया। तो हम जैसे देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को जो अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी में जो करंट है वो काफी, मतलब जो हमारा हमने फ्रीक्वेंसी को काफी कम अप्लाई किया, उस केस में क्या हुआ, हमारा काफी ज्यादा कैपेसिटिव सर्किट हो गया, उसकी जो नेट इम्पोर्टेंस आ रहा है वो काफी ज्यादा, उसके कारण क्या हो, हमारा करंट काफी कम हो गया। तो जैसे जैसे हम उसको फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की तरफ, वैसे वैसे हमारा जो है फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ता चला जाएगा और वैसे वैसे हमारा करंट भी बढ़ता चला जाएगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तक, उसके बाद हमारा डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब है कि लीडिंग पीएफ क्या है, लैगिंग पीएफ क्या है, तो इसको आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें आप बस इतना सा देख लें कि जो हमारा जो लीडिंग पीएफ जो होता है वो हम यूज करते हैं कैपेसिटिव सर्किट। क्यों, कैपेसिटर में क्या होता है कि हमारा जो करंट जो होता है वो लीड करता है वोल्टेज से और हमारा जो इंडक्टेंस होता है उसमें जो हमारा
करंट जो होता है वो लैग करता है वोल्टेज से, ठीक है। तो इसलिए उसका नाम लीडिंग लैगिंग होता है। जो कैपेसिटिव अगर कोई आपका सर्किट बिहेव कर रहा है तो वो लीडिंग पावर फैक्टर कंज्यूम करेगा, यानी cos फाई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। cos फाई क्या होता है, R/Z, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू होगी वो निगेटिव या फिर पॉजिटिव तो नहीं होगी, लेकिन उसका जो रिएक्टिव पावर जो होगा, मतलब जो हमारा रिएक्टिव पावर होगा उसको हम इक्वेशन में डिनोट करते हैं प्लस या फिर माइनस, ठीक है। तो इस ग्राफ में हमने क्या देख लिया, पावर फैक्टर भी ऐसे ही वेरी करेगा। ये लीडिंग पावर फैक्टर और लैगिंग पावर फैक्टर का भी वेरिएशन है ये, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारा जैसे जैसे कैपेसिटिव सर्किट से प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जाएगा वैसे वैसे हमारा cos फाई की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। यहाँ पे cos फाई की यानी पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होगी, इसको हम बोलते हैं यूनिटी पावर फैक्टर। और इसके इस तरफ होगा लीडिंग पावर फैक्टर और इसके इस तरफ होगा लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। बस आपको इतना ही देखना है। अब इसमें है कि बैंडविड्थ क्या होगी। बैंडविड्थ जो हम जनरल टर्म में जो समझते हैं वो होता है कि रेंज, लेकिन हर केस में अब अगर आप सिग्नल आगे पढ़ें या फिर नेटवर्क्स पढ़ें या कुछ भी आप पढ़ें तो जो बैंडविड्थ जो होता है वो हम RMS वैल्यूज का रेंज लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट हाफ में जो Imax/√2 की वैल्यू ये है, यानी ω1 पे ऐसा ω1 एक फ्रीक्वेंसी है जिसपे ये वैल्यू आती है और ω2 एक वैल्यू फ्रीक्वेंसी जिसकी RMS की वैल्यू आ रही है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा बैंडविड्थ होगा, यानी ω2 माइनस ω1 हमारा बैंडविड्थ हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको डिनोट कर देंगे बैंडविड्थ इक्वल टू W2 माइनस W1, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और हमारा इम्पीडेंस, करंट, पावर फैक्टर का क्या वेरिएशन होगा जब हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। सबसे पहले जो रेजिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो वो वेरी करेगी ही नहीं, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चाहे आप फ्रीक्वेंसी को 0 रखें या फिर इन्फिनिटी रखें। और जो एक्सेल है यानी हमारा जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, फ्रीक्वेंसी से, यानी इसका जो ग्राफ होगा वो y = mx+c पे देखेंगे तो c = 0 है और उसका जो ग्राफ जो होगा वो ओरिजिन से पास होगा, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन होगा विद सम कांस्टेंट स्लोप। और हमारा जो xc जो है वो फ्रीक्वेंसी से क्या है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। इनवर्स रिलेशन यानी x का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा इसका, ठीक है। x का वैल्यू क्या है, x = xl - xc। तो इसमें हम ये जो ग्राफ है ये हम ऐसे ये बना नहीं सकते हैं, इसमें मतलब आपको वैल्यूज पुट करनी होगी या फिर आपको कंप्यूटर पे देखना होगा वैल्यूज पुट करके, ठीक है। वैसे हम जनरली जो ग्राफ जो आएगा इसका हमने प्लॉट कर दिया है, इसको आप याद रख लीजिए क्योंकि आपको वैसे इक्वेशंस देखिए, क्योंकि इसमें x के 2 टर्म्स हैं, फिर आप सॉल्व करिएगा ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका आप ग्राफ याद रखिएगा। और z = क्या हो जाएगा, R+j xl - xc। इसका भी काफ़ी सिंपल सा ग्राफ बनता है, ठीक है। अब ये आप कंडीशन जानते हैं, इसका समराइज हमने कर रखा है कि ω0 = 1/√LC होता है, उस समय क्या होता है, रेजोनेंट कंडीशन होता है, उस समय क्या होता है हमारा z = R होता है। उसके बाद है जब हमारा फ्रीक्वेंसी जो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी फिर हमारा सर्किट क्या बिहेव करेगा, इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। जब हमारा फ्रीक्वेंसी लेस देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा फिर हमारा सर्किट कैसा होगा, कैपेसिटिव के थ्रू बिहेव करेगा, ठीक है। अब हम ग्राफ पे आते हैं। तो ग्राफ में है कि रेजिस्टेंस कैसे वेरी करेगा, इंडक्टेंस रिएक्टेंस कैसे वेरी करेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैसे वेरी करेगा जब हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। तो हमने क्या किया, x को x एक्सिस में हमने ओमेगा को रखा, ठीक है, और y एक्सिस में हमने क्या रखा, रेजिस्टेंस को रखा, एक्सएल को रखा, एक्सी को रखा। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस देखते हैं। रेजिस्टेंस में क्या है कि हमेशा कांस्टेंट है, चाहे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कुछ भी हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रहेगी। और जो हमारा एक्सएल है यानी जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और हमारा जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू घटते जा रही है जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं। इसका ग्राफ ऐसा कुछ आएगा। तो जहाँ ये मतलब एक्सएल वाला ग्राफ और एक्ससी वाला ग्राफ जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट, ठीक है। वहाँ पे जो वैल्यू होगी ओमेगा = ω0 1/√LC। तो ओमेगा जो हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उससे कम
का जो पोर्शन होगा वो लीडिंग पावर फैक्टर पोर्शन होगा, ये वाला पार्ट यानी कैपेसिटिव सर्किट बिहेव करेगा। ये वाला पार्ट जो होगा वो हमारा लैगिंग पावर फैक्टर होगा, ठीक है। अब हमने x वर्सेस ओमेगा पुट किया, ठीक है। वैसे ये ठीक है, तो इसका आप याद रखना, ठीक है। इसमें आप ये कर सकते हैं कि जो XL माइनस XC की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी जब हमारा जो फ्रीक्वेंसी जो होगा वो धीरे धीरे जब हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे कैपेसिटर की वैल्यू वो बढ़ेगी। नहीं सॉरी, अब हमारे पास जो ग्राफ है वो x वर्सेस ओमेगा है बनाना, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की तरफ टेंड करेगा, और एक पॉइंट जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो पॉइंट आएगा वो x को इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि XL और XC आपस में 0 हो जाएगा, तो ये रेजोनेंट पॉइंट है। जैसे जैसे हम इसके आगे बढ़ेंगे तो लैगिंग PF होगा, और इसके नीचे बढ़ेंगे तो लीडिंग पावर फैक्टर रीजन होगा, ठीक है। और z वर्सेस ओमेगा ग्राफ कैसे बनेगा, z को हमने प्लॉट कर दिया, तो इसमें हम x एक्सिस पे हमने ओमेगा लिया, y एक्सिस पे हमने मॉड ऑफ z लिया। जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की होगी, और उसकी जो मिनिमम वैल्यू वो होगी क्या होगी, मॉड ऑफ z इक्वल्स टू r होगी। तो वही हमने लिख दिया, मॉड ऑफ z इक्वल्स टू r, ये कब होगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे होगा, ठीक है। और जैसे जैसे हम ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, ये वाला रीजन कैपेसिटिव हो जाएगा, ये वाला रीजन इंडक्टिव रीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही था कि आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि जो आप कर्व बनाने जा रहे हो उसका y एक्सिस क्या होगा, x एक्सिस क्या होगा, और उन दोनों के बीच में आप रिलेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। फाइंड आउट करने के लिए आपने इक्वेशन लिखा और फिर उससे ग्राफ बनाया, ठीक है। तो And that's a wrap for today's video. We hope you found it informative and helpful. If you did, don't forget to like, comment, and subscribe for more great content. And if you have any questions or comments, feel free to leave them below.